हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और वेल्थ प्लानिंग के बारे में। तो क्या ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है? डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में लोग काफ़ी लेट तक अपने करियर में सोचते नहीं है और इसकी वजह से उनको बाद में रिग्रेट करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम वॉरेन बुफेट की एक फेमस कोट है उसको अगर आप देखोगे, उन्होंने बोला है कि समवन सिटिंग इन द शेड टुडे बिकॉज समवन प्लांटेड ए ट्री ए लॉन्ग टाइम अगो। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी व्यक्ति को देखते हैं कि वो पेड़ की छाया के मजे ले रहा है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि किसी ने बहुत लंबे समय पहले वो पेड़ लगाया होगा जिसकी वजह से वो आज उसकी छाया के मजे ले रहा है। तो अगर हम फाइनेंशियल टर्म्स में बात करें, तो अगर आप अपने रिटायरमेंट ईयर्स में या जब आपकी एक्टिव इनकम नहीं रहती है, पैसिव इनकम के सहारे जिंदगी के मजे लेना चाहते हैं, तो आपको आज की डेट से वेल्थ प्लानिंग और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट शुरू करना पड़ेगा, ताकि जब वो टाइम आए, जब आप रिटायर हो जाएं या आपकी एक्टिव इनकम ना हो, तो आपकी इन्वेस्टमेंट आपको इतना कमा करके दे कि आपको अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। और ये टॉपिक समझने के काफी सारे रीजन हैं। जैसे कि पहला रीजन ये है कि इसको अगर आप करियर की तरह लेना चाहते हैं और आप भारत की जो बड़ी एएमसी या वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, जैसे एचडीएफसी ग्रुप हो गया, आईसीआईसीआई, रिलायंस, एसबीआई, आदित्य बिरला, इन सब के साथ अगर जॉब शुरू करते हैं, तो भी ये आपको काम आएगा। दूसरा, आप अपने लिए या अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए वेल्थ प्लानिंग करना चाहते हैं, तो उसमें भी ये आपको हेल्प करेगा। और तीसरा, इसको आप एक प्रोफेशन की तरह रन करना चाहते हैं, अपनी स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल एक कंपनी या फर्म खोलना चाहते हैं जिसमें आप अपने क्लाइंट्स को ये सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये टॉपिक आपको हेल्प करेगा। तो आज के वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में इस टॉपिक को समझेंगे कि भाई वेल्थ प्लानिंग होती क्या है, इसमें कहाँ कहाँ आप अपनी एसेट्स को एलोकेट कर सकते हैं। साथ में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि मान लो कोई आपको अप्रोच करता है कि भाई मेरे पास इतना पैसा है, आप मेरे लिए वेल्थ प्लानिंग या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर दो, तो उसकी स्टेप्स क्या होते हैं, यानी कि आप कैसे उसके साथ बातचीत शुरू करेंगे, कैसे वो प्लानिंग करेंगे। तो इन सभी विषयों को हम बहुत ही ज्यादा आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई मैंने दो शब्दों का यूज किया, एक है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और दूसरा है वेल्थ प्लानिंग। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो बिल्कुल लेमैन टर्म्स में आप ये बोल सकते हैं कि वेल्थ प्लानिंग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं, यानी कि जिनके पास काफी सारा पैसा है। आप इंडियन टर्म्स में आप बोल सकते हैं कि 5 करोड़ या इससे ज्यादा का पैसा है, उनके लिए जो प्लानिंग करते हैं उसको वेल्थ प्लानिंग बोलते हैं। और जो एक किसी भी छोटे अमाउंट के लिए या किसी भी अमाउंट के लिए जो प्लानिंग की जाती है एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, चाहे वो एजुकेशन रिलेटेड हो या बच्चों की शादी रिलेटेड हो या कोई मेडिकल इमरजेंसी या रिटायरमेंट, तो उसके लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किया जाता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि वेल्थ प्लानिंग एक बड़ा सर्कल है जिसमें कि जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या फाइनेंशियल प्लानिंग है वो इसका पार्ट है। वेल्थ मैनेजमेंट में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। इसमें आप एक व्यक्ति की फाइनेंशियल लाइफ को आप प्लान करते हैं। उसमें चाहे वो टैक्स प्लानिंग हो, रिटायरमेंट प्लानिंग हो, कैश फ्लो मैनेजमेंट हो, इवन उसका सक्सेशन प्लान हो कि इतना वेल्दी आदमी है, कल को इसकी डेथ होगी तो उसकी जो असेट्स हैं वो उनके जो सक्सेसर हैं उनको कैसे ट्रांसफर होंगी। तो इस तरह से जो सभी जो प्लान किए जाते हैं एक व्यक्ति के लिए, उसको वेल्थ प्लानिंग बोलते हैं। और उसी में जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है उसका एक हिस्सा होता है। तो इसी चीज को अगर आप टेबुलर फॉर्म में समझना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस होता है। हालांकि मैं बिल्कुल सिंपल जैसे इसको समराइज करूं तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नॉर्मली एक गोल स्पेसिफिक होता है, चाहे वो चाइल्ड एजुकेशन का गोल हो, मैरिज का गोल हो, होम परचेज, हेल्थ इमरजेंसी, रिटायरमेंट प्लानिंग, इन सभी के लिए जो प्लानिंग की जाती है उसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बोला जाता है। और जब हम किसी व्यक्ति की जो कि जिसके पास काफी पैसा है, 5 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, उनके लिए वेल्थ प्रिजर्व या ग्रो करने का काम करते हैं, तो उसको वेल्थ प्लानिंग बोला जाता है। और ये प्रोसेस शुरू कैसे होती है? तो सबसे पहले जिस भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो अपने लिए कर रहे हो या आप अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हो, उनकी जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, चाहे वो उनकी करंट असेट्स हों, उनकी करंट इन्वेस्टमेंट एलोकेशन है कि भाई उन्होंने पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, लैंड में किया हुआ है, एफडी में किया हुआ है, इस तरह से सारी इंफॉर्मेशन आप लेते हैं। उसके अलावा उनकी एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम कितनी है और उस पैसे को वो कैसे यूज करते हैं, ये जानकारी आप कलेक्ट करते हैं एज ए स्टेप वन। उसके बाद आपको जो उनकी असेट्स हैं, जो इन्वेस्टेबल असेट्स हैं,
उनको एलोकेट करना पड़ता है। इन्वेस्टेबल एसेट्स का मतलब है कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो यूसेज पर्पज़ के लिए होती है। जैसे एक व्यक्ति अपने घर में रह रहा है, वो चाहे 10 करोड़ का हो या 20 करोड़ का हो, मोस्ट प्रोबेबली वो उसको बेच करके दूसरे घर में शिफ्ट होकर के उस पैसे को यूज़ नहीं करेगा, तो वो इन्वेस्टेबल अमाउंट नहीं माना जाता। ऐसे ही कोई अगर ज्वेलरी है या कमोडिटीज़ हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, वो किसी ने पर्सनल यूज़ के लिए ले रखा है, तो उसको भी इन्वेस्टेबल नहीं माना जाएगा। इसमें है कि प्योर वो पैसा जो कि इन्वेस्ट किया जा सकता है। उसमें अगर किसी के पास एक से ज़्यादा घर हैं, तो उनको माना जा सकता है क्योंकि उस पैसे को आप यूज़ कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए कि आप एक घर को बेच करके कहीं और लगा सकते हैं इस तरह से। तो जो इन्वेस्टेबल अमाउंट होता है उसकी एसेट एलोकेशन की जाती है और इसका जो पर्पस है वो यही होता है कि आपको रिस्क मिनिमाइज रखते हुए रिटर्न मैक्सिमम करनी है। ओवरऑल आप देखेंगे कि कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे रिस्क और रिवॉर्ड जो है वो सेम कोरिलेट करता है। जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा रिवॉर्ड होगा, लेकिन एक असेट मैनेजर को ये प्लान करना पड़ता है कि भाई रिस्क मिनिमाइज करते हुए हम कैसे रिटर्न को मैक्सिमम कर सकते हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई अगर आपको असेट एलोकेट करना है तो क्या-क्या ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहला ऑब्वियसली डायरेक्ट इक्विटी है। आप डीमैट अकाउंट खुलवा करके किसी भी लिस्टेड कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनएससी में जैसे आपको पता होगा लगभग 2100 से 2200 कंपनीज लिस्टेड हैं। इसमें नए आईपीओ आते रहते हैं। पुरानी कुछ कंपनी जैसे अभी एचडीएफसी लिमिटेड जब उसका मर्जर हो गया एचडीएफसी बैंक के साथ तो वो हट गई। तो इस तरह से ये नंबर चेंज होता रहता है, बट रफली 2100 से 2200 कंपनी आपको दिखाई देंगी। बीएससी में लगभग 5300 से 5400। तो डीमैट अकाउंट के द्वारा इनके शेयर में खरीद सकते हैं। और अगर आप डायरेक्टली इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो म्यूचुअल फंड के द्वारा आप किसी असेट मैनेजमेंट कंपनी को पैसा दे करके वो कुछ फीस आपको चार्ज करेंगे, वो आपके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसमें इन्वेस्टमेंट आपको कितनी रिटर्न देती है? अगर आप लॉन्ग टर्म में बात करेंगे तो 12 से 15% आपको एनुअल बेसिस पे कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न आपको मिल जाती है अगर आप डायरेक्ट इक्विटी या म्यूचुअल फंड के द्वारा इन्वेस्ट करते हैं। और इसका लॉजिक ये होता है कि नॉर्मली ये होती है जो देश की जीडीपी की ग्रोथ होती है, जो भारत के केस में 7% है, प्लस जो भी रिटेल इन्फ्लेशन चल रहा होता है जो कि आज की डेट में लगभग 5% के आसपास है, 4.8 और समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए 12% के आसपास से लेकर के 15% आप बोल सकते हैं कि ये आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न दे देता है। तो इसमें कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं? आप पूरे के पूरे जो भी लिस्टेड शेयर्स हैं उन सब में कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरली जो टॉप 750 शेयर्स होते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, उनको निफ्टी टोटल मार्केट बकेट में रखा जाता है। ये निफ्टी एक इंडिसेस बनाए हुए हैं ताकि आपको पता हो कि कौन सी कंपनी बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो इसमें से जो नीचे की 250 कंपनीज होती हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, यानी कि 501 से 750 नंबर की कंपनी, उनको माइक्रो कैपिटल वाली कंपनीज बोला जाता है। और जो पहली 500 कंपनीज होती हैं उनको लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कैटेगरी में आती हैं। तो इसमें से 500 में से पहली 100 को लार्ज कैप कंपनीज बोला जाता है। उसके बाद जो 101 से 250 कंपनी होती हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, वो मिड कैप में आती हैं। और 251 से 500 के बीच वाली कंपनी स्मॉल कैप में आती हैं। रफली अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बोला जाता है तो आज की डेट में जो 100वें नंबर की भी कंपनी होगी वो आपको 30,000 करोड़ से ज्यादा की मिलेगी मार्केट कैपिटलाइजेशन। लेकिन रफली अगर हम इंडियन टर्म्स में बात करें तो 20,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी को लार्ज कैप बोला जाता है। 5 से 20,000 करोड़ रुपए के बीच की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी को मिड कैप बोला जाता है। और 5,000 करोड़ से नीचे की जो कंपनी होती है उसको स्मॉल कैप बोला जाता है। तो इन कंपनीज के शेयर में आप कर सकते हैं। अगेन, अगर आप लार्ज कैप में करेंगे तो आपको रिस्क कम होगा लेकिन रिटर्न भी कम होगी। मिड कैप में रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मॉडरेट रिस्क होगा, रिटर्न आपकी थोड़ी बढ़ जाएगी तो मॉडरेट रिटर्न होगी। स्मॉल कैप में आपका रिस्क बहुत ज्यादा होगा लेकिन रिटर्न भी बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि ये कंपनीज अभी अपने पोटेंशियल पे नहीं पहुंची होती। लेकिन हो सकता है कि आप 10 कंपनी में डालें, 8 कंपनी आपको नेगेटिव रिटर्न दें या काफी सारा पैसा डुबा दें, लेकिन 2 कंपनी ऐसी चल जाए कि वो आपको बहुत अच्छी रिटर्न दे दें। तो ये डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है, उस हिसाब से आप या जो आपका फंड मैनेजर है वो इन कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करता है। इसके अलावा दूसरा जो इन्वेस्टमेंट टाइप होता है वो होता है डेट इंस्ट्रूमेंट। इसमें आपको 3 से 9% की रिटर्न मिल जाती है। 3% यानी कि जहां पे आपको बहुत ज्यादा लिक्विडिटी मिलेगी, बहुत ज्यादा सेफ्टी मिलेगी, वहां पे आपको 3% के आसपास की रिटर्न मिलेगी, जैसे कि सेविंग अकाउंट हो गया। और 9% रिटर्न मिलेगी जहां पे या तो कोई लिक्विडिटी का इशू होगा, जैसे कि पीएफ आप बोल सकते हैं, जहां पे आपका पैसा जो 15 साल के लिए ब्लॉक हो जाता है। या फिर कुछ रिस्क होगा जैसे कॉर्पोरेट डिपॉजिट, जहां पे हो सकता है कि कंपनी कल को डूब जाए और आपका पैसा भी रिस्क में आ जाए। ऐसे पहले भी हुआ है, इंडिया बुल हाउसिंग हो या कुछ ऐसी कंपनीज हैं जहां पे आपके जो
डिपॉजिट्स वगैरह थे वो अटक गए थे। तो यहाँ पे लेकिन 3 से 9% की कंसिस्टेंट रिटर्न मिलती है। जो इक्विटी की रिटर्न होती है वो लॉन्ग टर्म में तो आपको 12 से 15% मिलेगी, लेकिन वो ऐसे 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 हो सकती है। हालांकि डेट में जो रिटर्न है वो कंसिस्टेंट रिटर्न होती है, बट ये लॉन्ग टर्म में आपको कम होती हुई दिखाई देगी। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है, आप गवर्नमेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड में डाल सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट, कॉर्पोरेट डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, डेट म्यूचुअल फंड, पोस्ट ऑफिस की इनकम स्कीम आती है जैसे किसान विकास पत्र, मंथली इनकम स्कीम वगैरह, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ट्रेजरी बिल्स, इन सब में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन होती है गोल्ड। इसको मैंने पीछे काफी सारे वीडियो में कवर किया है। गोल्ड को आप काफी तरह से ले सकते हैं, जैसे फिजिकल फॉर्म में ज्वेलर के पास जाके ले सकते हैं, डिजिटल फॉर्म में आप ले सकते हैं, गोल्ड के ईटीएफ ले सकते हैं अपने डीमैट अकाउंट के द्वारा, गोल्ड के म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं किसी एएमसी के द्वारा, या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो कि सरकार बीच बीच में आरबीआई के माध्यम से इशू करती रहती है, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें आप देखोगे कि सबके अपने फायदे नुकसान है। लेकिन अगर मैं समराइज करूं, क्योंकि इस पेज को मैंने अपने पुराने वीडियोस में काफी कवर किया हुआ है, अगर आप उनको देखेंगे तो ज्यादा जानकारी मिलेगी, लेकिन रफली आप देखेंगे कि आप किसी भी फॉर्म में गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का तो फायदा होता है, यानी कि कैपिटल ग्रोथ, जो गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा वो तो फायदा होगा, लेकिन काफी सारे चार्जेस बियर करने पड़ते हैं आपको। वो चार्जेस 3 से 16% के आसपास हो सकते हैं 8 साल के पीरियड में। और वहीं अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में करते हैं तो आपको एक तो 2.5% का हर साल इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि 8 साल में 20% इंटरेस्ट मिल जाएगा, प्लस आपको सेफ्टी सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं रहता। और जो गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा ऑब्वियसली मार्केट प्राइस पे ये आपको रिडीम हो जाएगा। तो अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि भाई क्या हमें गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करना भी चाहिए, तो ये 1980 से लेकर के जस्ट कोविड से पहले का चार्ट है। उसमें आप देखेंगे कि एफडी में अगर आप 1980 से इन्वेस्ट करते तो आपको 7.5% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से रिटर्न मिलती। वहीं अगर आप डायरेक्ट इक्विटी वगैरह में करते, म्यूचुअल फंड में करते, यानी कि सेंसेक्स में करते, तो आपकी जो रिटर्न है वो 15.46% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से होती। और इसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं कि 150 रुपया जो एफडी में डाला होता वो सिर्फ 2700 बनता 7.5% के हिसाब से, और सेंसेक्स में अगर आपने 129 रुपए डाले होते तो वो 41,000 के आसपास बन जाते। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट अगर डबल होती है तो आपकी जो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में रिटर्न है वो कितनी ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा गोल्ड ने 8.74% की सीएजीआर से रिटर्न दी है, सिल्वर ने 7.78% से। तो इस टेबल को अगर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे कि भाई मुझे तो सिर्फ सेंसेक्स में ही या डायरेक्ट इक्विटी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, आपको अपनी असेट्स को एलोकेट करना चाहिए। हालांकि आपके पास अभी बहुत लंबा टाइम है, वर्किंग लाइफ आपकी काफी लंबी है, तो आपको अपना मेजॉरिटी पोर्शन डेफिनेटली डायरेक्ट इक्विटी में डालना चाहिए, जो कि आपको लॉन्ग टर्म तक आप जिसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत टाइम ऐसे आएंगे शॉर्ट टू मीडियम टर्म में जबकि डायरेक्ट इक्विटी आपको काफी ज्यादा नुकसान दे सकती है। ये कुछ पिछले 10-12 वो हैं टाइम्स जहाँ पे डायरेक्ट इक्विटी ने काफी खराब परफॉर्मेंस दी है। खास करके अगर आप यंग बच्चे हैं तो आपको याद होगा फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 का, जब 57% तक हमारी मार्केट गिरी थी, या कोविड का टाइम याद होगा जब 34% मार्केट गिरी थी। तो ऐसे टाइम में आप देखेंगे कि गोल्ड या सिल्वर आपको बेटर रिटर्न देते हैं, खास करके गोल्ड वगैरह, क्योंकि उनको सेफ असेट्स माना जाता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पैसे को एलोकेट करके रखें हर असेट में, ताकि जब भी कोई इवन क्राइसिस भी आए तो सारी असेट्स आपको नेगेटिव रिटर्न ना दें। इसके अलावा अगर और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात की जाए तो आप रियल एस्टेट के रीट और आईएनवीआईटी आते हैं, इनको आप रियल कमर्शियल असेट्स या इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स का म्यूचुअल फंड बोल सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप उनको देख सकते हैं। ऑल्टरनेटिव असेट जैसे कि लिस्टेड कंपनी में जैसे आपको इन्वेस्ट करना है तो आप डीमेट अकाउंट के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन काफी सारी ऐसी अनलिस्टेड कंपनीज आती हैं जिनको पैसा चाहिए होता है, तो वहां पे वो इन्वेस्टर ढूंढ रहे होते हैं, तो एज ए प्राइवेट इक्विटी वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और थोड़ा पैसा आपके पास ज्यादा है, यानी कि वेल्थ मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हैं तो डायरेक्ट रियल एस्टेट, लैंड या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में कर सकते हैं। इसके अलावा एनपीएस वगैरह में कर सकते हैं अगर आपको सेफ रहते हुए पेंशन अमाउंट बनाना है। तो ये कुछ और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई कहीं पे भी जब आप वेल्थ प्लानिंग या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर रहे हैं और आपका जो क्लाइंट है आपको अप्रोच करता है, तो आपकी प्रोसेस क्या होनी चाहिए, क्योंकि काफी बार हमें नहीं पता होता कि कोई आपका इवन रिश्तेदार बोलता है कि भाई मेरे पास 50 लाख रुपए पड़े हैं, 1 करोड़ रुपए पड़ा है, आप मुझे बताओ कि मुझे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए।
तो उसके लिए जो प्रोसेस है वो ये होनी चाहिए कि सबसे पहले आप उनका गोल पूछो कि भाई किस लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप सिर्फ अपनी वेल्थ को बढ़ाना चाहते हैं या कोई आपका पर्पस है कि आपने गाड़ी लेनी है, घर लेना है, कोई एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, और टाइम होराइजन क्या है। तो इससे आपको पता लगेगा कि कितने पैसे के लिए आपके पास इन्वेस्टेबल मनी है। फिर उनकी रिस्क टॉलरेंस चेक कीजिए, क्योंकि जिसकी रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा होगी उसको रिटर्न ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन रिस्क लेने की क्षमता नहीं होगी तो उनको कम रिटर्न से गुजारा करना पड़ेगा। और इसको कैसे पता करेंगे, क्योंकि सब लोग बोलेंगे कि हाँ जी मैं रिस्क ले सकता हूँ, लेकिन बाद में जब क्राइसिस आएगा तो वो बोलेंगे अरे मैं फंस गया। तो उसके उससे बचने के लिए आपको कुछ क्वेश्चनर वगैरह आप बना सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। जैसे पहले पूछिए कि भई आपकी जो इनकम है उस पे कितने लोग डिपेंडेंट है। उससे आपको आइडिया लगेगा कि भई ये व्यक्ति कल को क्राइसिस आएगा तो मैनेज कर पाएगा या नहीं। उसके अलावा आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भई कल को आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया और कुछ ऐसी मार्केट करेक्शन हुई और 20% आपका जो स्टॉक है वो नीचे गिर गया, तो ऐसे में आप क्या करोगे? आप उस स्टॉक को होल्ड करोगे। होल्ड करता है तो मतलब कि उसमें रिस्क लेने की थोड़ी बहुत क्षमता है। मॉडरेट रिस्क का वाला व्यक्ति आप बोल सकते हैं। आप बाय मोर करोगे, मतलब कि वो काफी एग्रेसिव इन्वेस्टर है जो कि डर नहीं रहा है 20% गिरने के बाद भी और मौके का फायदा उठाना चाहता है। या इवन कुछ लोग बोलेंगे कि मैं मेरा तो सब कुछ बेच दो भैया मैं फंस गया। तो ऐसे लोगों को आप सलाह देंगे कि भई आप डेट में ही रहिए, क्योंकि आपका रिस्क लेने की टॉलरेंस नहीं है। इसके अलावा आप उनको 3 कैटेगरी दे सकते हैं कि भाई पहले कैटेगरी में आपको ईयरली रिटर्न इतनी मिलती है, दूसरी कैटेगरी में इतनी मिलती है, तीसरी में इतनी मिलती है, तो कौन-सा आप चूज़ करेंगे या कौन-सा आपको कम्फर्ट देता है? तो जो कैटेगरी ए में जाएगा उसको मॉडरेट बोल सकते हैं कि भाई मोटा-मोटी 15-20% रिटर्न आ जाती है, लेकिन कभी-कभी नेगेटिव भी हो सकती है। कैटेगरी बी में जो होगा मतलब कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए, चाहे वो कम रिटर्न हो। कैटेगरी सी में थोड़ा-सा दिलेर आदमी होगा, एग्रेसिव व्यक्ति होगा कि भैया मुझे रिटर्न बहुत बढ़िया चाहिए, हालाँकि 1-2 साल नेगेटिव रिटर्न भी आ गई तो भी मैं बर्दाश्त कर लूँगा। तो इस तरह से आप उनकी रिस्क टॉलरेंस पावर गेज कर सकते हैं और उसी के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद आप उनका करंट पोर्टफोलियो मिक्स, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये पता कीजिए और कौन से चेंजेस उसमें रिक्वायर्ड हैं वो पता कीजिए। फिर आप उनका एक टारगेट पोर्टफोलियो बनाइए कि भाई इस व्यक्ति के रिस्क टॉलरेंस और गोल और टाइम होराइजन के हिसाब से इस व्यक्ति को मान लो 40% इक्विटी में करना चाहिए, 20% डेट में करना चाहिए, 10% कमोडिटी में, 30% रियल एस्टेट में। इसके अलावा उनकी इंश्योरेंस प्लानिंग करो कि भाई प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है। तो आप टारगेट पोर्टफोलियो बनाइए। फिर जब टारगेट पोर्टफोलियो बन जाता है तो आप स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट सिलेक्शन बता सकते हैं कि इक्विटी में जो 40% है उसमें कितना लार्ज कैप में जाएगा, कितना मिड कैप में जाएगा, कितना स्मॉल में जाएगा, डेट में कौन से इंस्ट्रूमेंट में करोगे, कमोडिटी में गोल्ड कितना लोगे, सिल्वर कितना लोगे, रियल एस्टेट में लैंड लोगे या फ्लैट लोगे। ये सब चीजें आप स्पेसिफिकली डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको रिव्यू और रीबैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसके लिए कि कोई भी प्रोफेशनल को अप्रोच करता है क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता। तो जैसे मान लो आपने इक्विटी में बोला कि 40% करेंगे, लेकिन मार्केट बहुत तेजी से भाग गई और ओवरऑल आपने देखा कि भाई इक्विटी में अब मेरा 50% एक्सपोजर हो गया है क्योंकि मार्केट वैल्यू असेट्स की बढ़ चुकी है। तो ऐसे में कहीं पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके आप डेट या कमोडिटी या रियल एस्टेट में ट्रांसफर करेंगे। और अगर कल को मार्केट गिर जाती है तो उस टाइम पे इक्विटी में जो एक्सपोजर कम हो जाएगा, तो डेट वगैरह से पैसा रिडीम करके आप इक्विटी में ले आएंगे। तो इस तरह से आप रिव्यू और रीबैलेंस कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको हाई लेवल पे समझ आया होगा कि वेल्थ प्लानिंग या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे करते हैं। इसके अलावा आप किसी भी टॉपिक को और डिटेल में समझना चाहते हैं या इसके किसी हिस्से को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए और मैं उस टॉपिक पे और वीडियो लेकर के आऊंगा, क्योंकि अदरवाइज ये वीडियो और भी लंबा हो जाता जो कि हेल्पफुल ना होता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।